हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह और पिछले सप्ताह दोनों ही सप्ताह हमने अपना ग्रामर का एक टॉपिक पद परिचय हमने पढ़ा। ठीक है, पिछले सप्ताह हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अगर आपके पास वाक्य में इनमें से कोई शब्द आ जाए, या तो संज्ञा आ जाए या सर्वनाम आ जाए, क्रिया या विशेषण, इनके बारे में हम विस्तार से पिछले सप्ताह पढ़ चुके हैं। हमारे ये चार भेद जो अविकारी शब्द हैं, चार, वो रह गए थे, वो इस सप्ताह हमने पढ़े। और चलिए एक बार उनको विस्तार से दोहरा लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे सिर्फ ये रह गए थे जो अविकारी शब्द है। अविकारी कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, कौन कौन से है वो? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो बेटा। इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपके पास वाक्य में इन चारों में से कोई शब्द आ जाए, उसका पद परिचय कैसे दोगे? उसका पद परिचय देने से पहले आपको इन चारों के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्रिया विशेषण है तो ये शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? संबंध बोधक है तो कौन सा संबंध बोधक है? समुच्चय बोधक है तो कौन सा समुच्चय बोधक है? और विस्मयादि बोधक है तो कौन सा है? ठीक है, देखो पहला है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। अब इनके भेद, क्रिया विशेषण के भेद हैं चार: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, कालवाचक का क्या अर्थ है? काल यानी समय बताया जा रहा है। किसका समय? किसकी विशेषता बताता है क्रिया विशेषण? क्रिया की। तो किसका समय बताएगा? काम के होने का समय। ठीक है, कालवाचक में क्या होगा? इससे हमें क्या पता चलता है? जो शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में हमें बताते हैं वो होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया शीला अभी बैठी है, यानी अभी इसी समय। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में, होने की जगह के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इस तरह से। ठीक है, परिमाण में क्या होगा? देखो बेटा, परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। ठीक है, परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। और परिणाम का अर्थ क्या होता है? रिजल्ट या नतीजा। ठीक है, कोई परिणाम निकला है, परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट आया है। ठीक है, और परिमाण यानी मापतोल। तो यहाँ पर परिमाण में क्या होगा? आपको क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलेगा कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है। ठीक है, थोड़ी, ज्यादा, कितनी हुई है। ठीक है, जो शब्द आपको क्रिया की होने की मात्रा के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाएंगे? परिमाण, यानी क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे रमेश ज्यादा खाता है, खाना कितना? ज्यादा, तो ज्यादा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है रीतिवाचक। रीतिवाचक का क्या अर्थ होता है? रीति यानी किसी काम को करने का ढंग या तरीका। काम क्या? हमारी क्रिया ही है। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें काम के होने के ढंग के बारे में पता चलता है, उसके तरीके के बारे में पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे एक मतलब ढंग कैसे होगा? या तो क्रिया एकदम से होगी, या धीरे धीरे हुई, या अचानक से, सहसा, इस तरह के शब्द जो आएंगे वो किस में आएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि बच्चा अचानक रोने लगा, तो अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अगर आपके पास अचानक शब्द आता है तो आप खाली उसको क्रिया विशेषण लिख के उसका पद परिचय नहीं दोगे। क्या लिखोगे? क्रिया विशेषण तो है, लेकिन कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इस तरह से आप दोगे उसका पद परिचय। ठीक है, अब मान लो ये आ जाए कि सीता ऊपर बैठी है। ऊपर बैठी है मतलब जगह है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो आप क्या लिखोगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण क्लियर। अब
अब चलते हैं संबंध बोधक की तरफ। ये तो सारे क्रिया की विशेषता बताएंगे, क्रिया किस समय पर हुई, किस जगह पर हुई, कितनी हुई और कैसे हुई। ठीक है, अब संबंध बोधक है, देखो नाम से समझ आ रहा है संबंध बोधक है, यानी आपस में संबंध पता चलेगा। अब किसका किसके साथ संबंध है, कैसे है, वो हमें ये जब हम ये सारे पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले परिभाषा देखो संबंध बोधक की। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। जैसे कोई भी सेंटेंस, खुशी के मारे वह पागल हो गया, या भाई के बिना गीता का मन नहीं लगता, के बिना, के लिए, के ऊपर, के बाहर, के अंदर, के साथ, इस तरह से जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, संबंध बोधक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या, यदि संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग, अगर इनका प्रयोग क्रिया के साथ हुआ है तो वो क्या होंगे, क्रिया विशेषण होंगे। अगर यदि संज्ञा सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह लगाकर इनका प्रयोग किया गया, जैसे के, मैंने बोला के बिना, के कारण, के लिए, अगर इनका चिन्ह, अगर इनका प्रयोग विभक्ति के साथ और संज्ञा सर्वनाम के साथ हुआ है तो क्या होंगे, संबंध बोधक। अगर इनका प्रयोग क्रिया विशेषण के साथ हुआ है, क्रिया के साथ हुआ है तो क्या होंगे, ये फिर क्रिया विशेषण। ठीक है, दोबारा देखो एक बार, यदि संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ हुआ हो तो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। और यदि संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह लगाकर इनका प्रयोग किया गया है तो क्या कहलाएंगे, फिर ये संबंध बोधक। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पर गलती हो सकती है। अब देखो संबंध बोधक पता चल गया, परिभाषा पता चल गई, महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है वो पता चल गई। फिर इसके भेद आते हैं। पहला क्या है, क्रिया विशेषणात्मक। संबंध बोधक में क्रिया विशेषणात्मक कैसे होगा, क्रिया विशेषण संबंध बोधक कह सकते हो आप इसको। ठीक है, वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ अव्यय शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों का ही काम करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय। जैसे राम शाम से धीरे चलता है, राम शाम से धीरे चलता है। ठीक है, सेकंड क्या है, देखो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले मैंने बोला मोहिनी लता से मधुर गाती है, मोहिनी लता से मधुर गाती है। फिर मैंने बोला मोहिनी मधुर गाती है, मोहिनी मधुर गाती है। अब खाली मधुर गाती है तो क्या हो गया, गाती है किसकी विशेषता होगी, गाने की विशेषता हो गई, तो क्या हो गया, यानी क्रिया की विशेषता हो गई, क्रिया विशेषण। अगर मैंने बोला मोहिनी लता से मधुर गाती है, यानी संज्ञा के साथ जुड़ गई, तो क्या हो गया, संबंध बोधक। क्लियर, इस तरह से। सेकंड आता है फिर हमारा, देखो इसका कारणात्मक यानी अन्य संबंध बोधक आएगा। ठीक है, दो भेद होते हैं, क्रिया विशेषण संबंध बोधक और अन्य में ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, पहला आएगा कारणात्मक, यानी कारण। देखो कारण सारे नाम से क्लियर होंगे, कारणात्मक है यानी क्या कारण है संबंध का। ठीक है, देखो के कारण, के द्वारा, के मारे, की वजह से, मैं बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आ सका, यानी के कारण आएगा इसमें। ठीक है, कारण संबंध बोधक यानी संबंध समय पता चलेगा, लेकिन जैसा नाम है उनके अनुसार स्थिति हो जाएगी। ठीक है, फिर है संप्रदानात्मक। संप्रदानात्मक में क्या होता है, संप्रदानात्मक विभक्ति, संप्रदान विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, परसर्ग क्या होता है उसका, के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, के लिए, के वास्ते, की खातिर, के लिए, इस तरह से वाक्यों का प्रयोग होगा। कैसे, माताजी के लिए भोजन लाओ। ठीक है, संप्रदान यानी के लिए, उसमें लेने देने वाली ही बात होती है, माताजी के लिए भोजन लाओ। ठीक है, फिर आता है व्यापकता बोधक। व्यापकता, व्यापक क्या होता है, फैला हुआ। ठीक है, व्यापकता बोधक में क्या आएगा, से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस तरह से, तक पर्यंत, इस तरह से के शब्दों का प्रयोग होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, व्यापकता।
यानी फैला हुआ, व्यापक, ठीक है, वहां से लेकर वहां तक। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो क्या आएगा, व्यापकता बोधक, संबंध बोधक शब्द, ठीक है। फिर आता है हमारा अतिरिक्त बोधक, ठीक है। फिर आता है हमारा अतिरिक्त, सॉरी संगति रह गया। फिर आता है हमारा संगति बोधक। संगति बोधक में क्या होगा, संगति यानी के साथ, के संग, एक ही बात होती है। संगति यानी साथ में, के साथ, के संग। रमेश पिताजी के साथ बाजार गया, मतलब दोनों का आपस में क्या संबंध है कि वो अपने पिताजी के साथ बाजार गया। उसके बाद आता है संगति तुलनात्मकता, ठीक है, संगति बोधक हो गया। उसके बाद है देखो तुलनात्मकता। इसमें क्या होगा, तुलना की होगी, की अपेक्षा, के समान, की तुलना, के सदृश, के जैसे, उससे ज्यादा, मतलब तुलना होगी आपस में, ठीक है। जैसे रमन नमन की अपेक्षा अधिक परिश्रमी है, रमन नमन की अपेक्षा अधिक परिश्रमी है, तुलना होगी आपस में, ठीक है। संबंध पता चलेगा कि उसके बीच में तुलना हो रही है। बीच में रह गया अतिरिक्त बोधक। अतिरिक्त बोधक में अतिरिक्त क्या होता है, उसके अतिरिक्त, यानी उसके बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा, इस तरह से। इस संसार में अपनों के बिना कोई साथ नहीं देता, ठीक है। जैसे मैं दूध के बगैर नहीं रह सकता, यानी हमारे पास कुछ और होना चाहिए, इसके अतिरिक्त ये, इस तरह से, ठीक है। फिर आते हैं विकल्पात्मक। इसमें क्या होगा, आपके सामने विकल्प दिए होंगे कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। मैं आज रोटी के बदले चावल खाऊंगा, रोटी के बदले क्या खाएगा, चावल के बदले, ठीक है, यानी आप ऑप्शन है कि उसके बदले में ये खाऊंगा। रमन अंग्रेजी की पुस्तक की जगह हिंदी की पुस्तक ले आया, इस तरह से, ठीक है। फिर है प्रतीकात्मकता या प्रतिकूलता बोधक भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रतिकूल भी बोल सकते हो। देखो अनुकूल क्या होता है, हमारे अनुसार, प्रतिकूल यानी हमारे विपरीत, तो इसमें विपरीत ही आएगा, ठीक है, ठीक है। क्या होगा इसमें, के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, इस तरह से। रमेश सारे काम अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध करता है, ठीक है, इस तरह से। फिर है संबंधात्मक, के विषय में, के बाबत, इस तरह के शब्द आएंगे। आज हिंदी के अध्यापक ने हिंदी के महत्व के विषय में बताया, ठीक है, यानी संबंधात्मक, ठीक है, कि किसने किसके विषय में बताया। तो ये थे हमारे संबंध बोधक, इसके दो भेद थे और इनके पार्ट्स ये थे, ठीक है बेटा। फिर आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का क्या अर्थ है, जुड़ा हुआ, जोड़ना, ठीक है, योग। जो अव्यय शब्द दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है तो वो क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक या योजक भी आप इसको बोल देते हो, ठीक है। क्योंकि देखो जुड़ेंगे सारे, इसमें भी इसी तरह से सिचुएशन अलग अलग होंगी, लेकिन जोड़ेंगे सारे। जब समुच्चय बोधक आ गया, यानी यहाँ पर भी तो सबके बीच में संबंध बताया हुआ था, यहाँ पर भी ऐसे ही है। समुच्चय बोधक में क्या है, जुड़ेगा सब, लेकिन सिचुएशन अलग अलग होंगी। इसके दो भेद है, एक है समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण, ठीक है। समुच्चय बोधक के दो भेद है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के 4 भेद है और व्याधिकरण के 4 भेद है। सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, जोड़ेंगे आपस में एक दूसरे को सब, ठीक है। देखो समानाधिकरण में पहला है संयोजक, सिंपल साधारण से जुड़ाव होगा इसको। संयोजक जैसे क्या होगा, देखो समानाधिकरण की परिभाषा देख लो पहले। जो योजक शब्द समान शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं, जैसे मैंने आपको बता भी दिया, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे और, किंतु, परंतु, इस तरह से। पहला आता है संयोजक, जैसे और, तथा, एवं। ये समान वर्ग के शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी सिचुएशन दोनों साइड सेम रहती है। जैसे मान लो मैं 2 सेंटेंस बोलती हूँ, देखो बादल उमड़े और वर्षा होने लगी, ठीक है। बादल उमड़े और के साथ क्या जुड़ गया, वर्षा होने लगी। दोनों साइड एक जैसी सिचुएशन थी। दूसरा एग्जांपल देखो, राम लक्ष्मण एवं सीता वन को गए। राम लक्ष्मण एवं सीता, यानी तीनों नाम ही हैं, तो कहने का मतलब क्या है, दोनों साइड
यानी जो योजक चिन्ह है उसके इस साइड भी इस साइड भी दोनों साइड स्थिति एक समान होगी तो वो क्या होंगे, संयोजक। ठीक है। फिर है विकल्पक। विकल्पक में क्या आएगा, देखो विकल्प है, ऑप्शन है, जुड़ा रहेगा सब कुछ फिर भी, लेकिन ऑप्शन होगा। ठीक है। ये शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हैं, उन्हें जोड़ते हुए विकल्प बताते उन्हें उनमें। जैसे शादी में तुम जाओगे अथवा वह जाएगा, तुम चाय लोगे या कॉफी। ठीक है। इस तरह से विकल्प आपके पास होगा, लेकिन दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए होंगे। फिर थर्ड आता है विरोध सूचक या विरोध दर्शक, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। इसमें क्या होगा, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, यानी थोड़ा सा बात के खिलाफ विरोध किया होगा। ठीक है, विरुद्ध जैसे जिसको बोलते हो। ये अव्यय दो कथनों में से प्रथम का विरोध या निषेध प्रकट करते हैं। निषेध यानी मनाही, जो पहले वाला है उसका विरोध करते हैं। जैसे सिपाही ने चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की परंतु वह भाग निकला। यानी पहले में क्या है, सिपाही के विरुद्ध थोड़ा सा निषेध प्रकट किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। ठीक है। मैंने उसे बहुत मनाया पर वह नहीं माना, इस तरह से। फिर आता है फोर्थ परिणाम दर्शक। परिणाम यानी क्या रिजल्ट निकला, क्या नतीजा निकला, नहीं तो, अन्यथा, इसलिए, परिणाम स्वरूप, इन शब्दों का इसमें प्रयोग होगा। ये अव्यय पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। उसी इसमें आया उपवाक्य शब्द। उपवाक्य क्या होते हैं, जब देखो संयुक्त वाक्य यानी दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, योजक के साथ, वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जुड़ते तो वो भी हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है, पहला वाक्य जो होता है वो प्रधान होता है, दूसरा वाक्य होता है वो उसके ऊपर निर्भर होता है। ठीक है। सब में क्या आया, सब में आए तो वाक्य ही हैं, चाहे जुड़े हैं चाहे एक दूसरे के ऊपर निर्भर है तो कैसे सिचुएशन है, लेकिन जुड़े तो सब है। और सब में क्या है, वाक्य है। जब वाक्य, कोई भी वाक्य है, जब वाक्य है संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य का अंग बन जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उपवाक्य। ठीक है। जब वाक्य है संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य का अंग बन जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उपवाक्य। तो इसमें क्या है, क्या होता है, पहला जो उपवाक्य होता है वो दूसरे पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों पर जोड़ते हैं आपस में। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। ठीक है, ऐसे। फिर आता है व्याधिकरण। ठीक है। व्याधिकरण में चार होंगे, कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। ठीक है। अब देखो व्याधिकरण में क्या होगा, जो अव्यय शब्द एक या आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये इनमें निर्भर होंगे वाक्य एक दूसरे पर। ठीक है। जैसे कारण बोधक में क्या होगा, क्योंकि, चूंकि, इसलिए। देखो मैं कल नहीं आ सका क्योंकि मुझे काम था, ऐसे ही उसमें था, कारण बोधक में था। ठीक है, ये रहा। ठीक है। और ऐसे ही इसमें है। देखो आगे देखो, संकेत बोधक। यदि, जो, यद्यपि, तथापि उपवाक्यों से जोड़ते हैं। संकेत बोधक में ये हुआ तो ऐसे होगा, यद्यपि बारिश हुई किंतु गर्मी कम नहीं हुई। यदि तुम कुशलता चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, यानी संकेत मिलता है एक काम होगा तो दूसरा होगा। स्वरूप बोधक में क्या आएगा, स्वरूप। ये अव्यय पहले के उपवाक्यों या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं, अर्थात यदि, मानो, इस तरह से। तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं। कैसे फूल जैसे कैसे होते हैं, मानो जैसे, अर्थात कोमल है। राम इतना अच्छा है, मानो सचमुच राम ही है, यानी राम कोई व्यक्ति है, किसी का नाम है राम, वो इतना अच्छा है जैसे राम हमारे भगवान श्री राम होते थे उनके जैसा। ठीक है। ये हो गए समुच्चय बोधक, यानी देखो समानाधिकरण और वैधिकरण जोड़ेंगे ये सारे भेद आपस में, लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। ठीक है। फिर आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या होता है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, करुणा, तिरस्कार, ये सारे जो हमारे मन के भाव हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी मतलब हमें कोई दुख की परिस्थिति आ जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है। किसी की मृत्यु पर हम शोक प्रकट करने लग जाते हैं, किसी चीज़ को देखकर दया की भावना हमारे मन में आ जाती है,
किसी गंदी जगह को देखकर घृणा हमारे मन में आ जाती है, तो क्या है अलग अलग, कभी कभी गुस्सा ज्यादा आ जाता है, तो हमारे मन में अलग अलग भाव उठते हैं, ठीक है। और जो शब्द इन भावों को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस बोल देते हैं, आहा कितना सुंदर मौसम है, अरे तुम प्रथम आए, यानी आश्चर्य हो गया, अरे तुम फर्स्ट आ गए, ठीक है। इस तरह से इनके अंदर भी काफी शब्द आ जाएंगे। जैसे हर्ष में, खुशी वाले में क्या काफी आ जाएंगे, वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, इस तरह से, ठीक है। शोक वाले में हाय, उफ, हे राम, इस तरह से। तो क्या है, आप इनको पढ़ के देखना, सारे इनके अंदर 3-3, 4-4 शब्द मिलेंगे आपको, जो क्या है आपके मन के भावों को प्रकट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब अगर देखो कोई खुशी वाला है तो आप पद परिचय कैसे दोगे, विस्मयादि बोधक में कि हर्ष सूचक है, शोक, दुखी वाला है तो शोक सूचक है, आश्चर्य वाला है, इस तरह से अलग अलग, ठीक है। जैसे भी भाव है वो तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलेगा, पद को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये पद कैसा है, कैसे आप इसका परिचय दोगे, ठीक है। अविकारी शब्दों में है तो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक, ठीक है बेटा। तो ये हमारा रह गया था, ये हमने पूरा कर लिया। आप अपनी पुस्तक से इसके नोट्स बना लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। डेफिनेशंस, परिभाषा, सारा पूरा विस्तार से लिखना। और बेटा ये टॉपिक पद परिचय ऐसा है, देखो 15 दिन में हमने कंप्लीट किया है, लेकिन जब तक आप अपनी बुक से नहीं करोगे, नहीं समझोगे, नहीं समझ आएगा बेटा, ठीक है। कहीं डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज अपने नोटबुक मेंटेन कर, ठीक है।